सुप्रभात बच्चों। पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम केंद्र सरकार के बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने थोड़ी बहुत लोकसभा पे भी चर्चा की थी और राज्यसभा पे भी चर्चा की थी, लेकिन मैं आपको एक बार फिर केंद्र सरकार की ओर उन्मुख करता हूं, ले चलता हूं। आई होप, जैसा मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ सके, इसलिए मैं इस वीडियो में भी आपको पुनर्दोहरान कर रहा हूं जिससे कि आपको अच्छे से याद हो सके। वैसे तो हमने थोड़ी बहुत चर्चा पिछले वीडियो में भी की थी, लेकिन आज फिर से प्यारे विद्यार्थियों, मेरा उद्देश्य आप लोगों तक अच्छे से और सरल से सरल शब्दों में आप तक ये वीडियो पहुंचे, आपको अच्छे से याद हो, इसका फायदा आपको बोर्ड एग्जाम में मिले। तो देखिए, सबसे पहले आपकी पाठ्यपुस्तक में राजनीति विज्ञान से रिलेटेड ये पाठ है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार। अब सबसे पहले हम सरकार का अर्थ एवं परिभाषा जानेंगे। सरकार का अर्थ एवं परिभाषा कि सरकार किसे कहते हैं, क्या हो सकती है सरकार, इसके बारे में उसके बाद हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वैसे तो हमने जो पिछला वीडियो हमारा, उसमें हमने थोड़ी थोड़ी चर्चा सब पे की थी, लेकिन आपको अच्छे से समझ आ सके इसलिए पुनः इसका दोहरान मैं कर रहा हूं। अब देखिए, राज्य एक अमूर्त संस्था होती है, ध्यान रहे, राज्य कैसी संस्था होती है, एक अमूर्त संस्था होती है और उसे मूर्त रूप देने का कार्य करती है सरकार। क्या करती है? मूर्त रूप देने का कार्य करती है सरकार। भावात्मक इच्छा को वास्तविक रूप में परिणित करने का जो कार्य करती है वह सरकार होती है। या हम ये कह सकते हैं कि राज्य के निश्चित भूभाग पर बसने वाली जनता को सेवा के लिए नियम और उपनियम बनाए जाते हैं, जिसके द्वारा वह सरकार होती है। अर्थात सरकार की परिभाषा हमारे सामने निकल करके आई कि राज्य एक अमूर्त संस्था होती है। उस अमूर्त संस्था को मूर्त रूप देने का कार्य करती है सरकार। या ये कह सकते हैं कि राज्य की इच्छाओं को वास्तविक रूप में परिणित संचालित करने का जो कार्य जिस एजेंसी के द्वारा किया जाता है उसे हम सरकार कहते हैं। निश्चित भूभाग पर, राज्य के निश्चित भूभाग पर रहने वाली जो जनसंख्या होती है या जनता होती है, उसकी सेवार्थ जो नियम और उपनियम जिसके द्वारा बनाए जाते हैं वो सरकार कहलाती है। क्या कहलाती है? सरकार कहलाती है। आपकी पाठ्यपुस्तक में गार्नर एक विचारक है राजनीति विज्ञान के, उसने सरकार की परिभाषा दी है। तो देखिए, गार्नर के अनुसार सरकार की परिभाषा, गार्नर ने क्या कहा है, सरकार किसे कहा है गार्नर ने, वो देख लीजिए आप। गार्नर के अनुसार तो सरकार वह अभिकरण है। गार्नर क्या कहता है? सरकार वह अभिकरण या मशीन है जिसके द्वारा राज्य की नीतियां निर्धारित की जाती हैं, सामान्य मामलों को नियमित किया जाता है तथा सामान्य हितों को उन्नत किया जाता है, उसे सरकार कहते हैं। क्या कह दिया? उसे क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। गार्नर के अनुसार क्या परिभाषा हुई? सरकार वह अभिकरण, सरकार वह अभिकरण या मशीन है जिसके द्वारा
राज्य की नीतियां निर्धारित की जाती हैं, सामान्य मामलों को नियमित किया जाता है तथा सामान्य हितों को उन्नत किया जाता है, उसे हम सरकार कहते हैं। ध्यान रहे बच्चों, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गार्नर के अनुसार सरकार की परिभाषा लिखिए। गार्नर के अनुसार सरकार की परिभाषा लिखिए, तो आप इस परिभाषा को अच्छे से लिख सकते हैं। और एक बार फिर मैं आपको पुनः बताना चाहूंगा कि क्या कहा है सरकार, किसे कहा है गार्नर ने। तो देखिए, सरकार वह अभिकरण या मशीन है जिसके द्वारा राज्य की नीतियां निर्धारित की जाती हैं, सामान्य मामलों को नियमित किया जाता है तथा सामान्य हितों को उन्नत किया जाता है, उसे हम सरकार कहते हैं। ठीक है भाई, अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा गार्नर के द्वारा दी गई परिभाषा। अब देखिए आगे आता है सरकार के कितने अंग होते हैं। क्या आता है आगे, सरकार के कितने अंग होते हैं। तो देखिए, सरकार के 3 अंग होते हैं। यदि आपसे कोई पूछता है या परीक्षा में भी आता है कि सरकार के कितने अंग हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के 1 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सरकार के कितने अंग होते हैं, तो सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है व्यवस्थापिका, नंबर 2 कार्यपालिका, नंबर 3 न्यायपालिका। अब इनको भी देखिए अच्छे से समझना होगा। व्यवस्थापिका किसे कहते हैं? अब देखिए, व्यवस्थापिका वह एजेंसी या संस्था होती है जिसके द्वारा क्या बनाए जाते हैं? कानूनों का निर्माण किया जाता है, कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कानून निर्माण करने वाली संस्था को व्यवस्थापिका कहते हैं। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों का संचालन करने वाली संस्था या एजेंसी कार्यपालिका कहलाती है। नंबर 3 आती है न्यायपालिका। न्यायपालिका का मतलब होता है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वो क्या संवैधानिक है या संविधान के अनुसार है या नहीं। यदि संविधान के अनुसार नहीं होते हैं तो उन्हें निरस्त करने का अधिकार न्यायपालिका को होता है। किसको होता है? न्यायपालिका को। दूसरा, कार्यपालिका के द्वारा क्या उन जो कानून बनाए उनका संचालन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी जांच भी न्यायपालिका के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो देखिए ये हुआ आपका सरकार के 3 अंग। कौन कौन से होते हैं? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ध्यान रहे, सरकार के कितने अंग होते हैं? सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं? सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का क्या काम होता है भाई? व्यवस्थापिका का काम होता है कानूनों का निर्माण करना। कार्यपालिका का क्या काम होता है? कार्यपालिका का काम होता है कानूनों का संचालन करना। न्यायपालिका का क्या काम होता है? न्यायपालिका का काम होता है बनाए गए कानूनों की जांच करना एवं कार्यपालिका के द्वारा नियमों का संचालन सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सब की व्यवस्था, इनकी जांच जो करती है वो न्यायपालिका करती है। ठीक है भाई, तो ये हुए सरकार के 3 अंग। अब देखिए क्या कह दिया गया, ये देखिए संविधान के अनुच्छेद 79 में 79 में व्यवस्था की गई है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी। वैसे तो हमने संसद का गठन पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, कुछ चर्चा की थी, लेकिन फिर भी आपको अच्छे से याद हो सके इसलिए मैं पुनः इसका दोहरान कर रहा हूं। संविधान के अनुच्छेद 79 में व्यवस्था की गई है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी। क्या होगी? एक संसद होगी। अब ध्यान रखिए, एक यहां भी एक प्रश्न बन जाता है
कि भारतीय संघ की क्या होगी? संसद होगी। संसद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होगा? तो ध्यान रहे किसके तहत होगा? अनुच्छेद 79 के तहत होगा, 79 के तहत होगा। ठीक है, भारतीय संघ की क्या होगी? एक संसद होगी। अब देखिए संसद होगी, अब संसद, ठीक है, संसद, संसद। अब देखिए संसद किसे कहते हैं? बात यह आती है कि संसद किसे कहते हैं? किसे कहते हैं संसद? कई बार पूछ लिया जाता है संसद किसे कहते हैं। अब देखिए संसद, संसद में राष्ट्रपति, राष्ट्रपति लोकसभा, सभा और राज्य सभा, राज्यसभा, इन तीनों के संयुक्त नाम को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है भाई? संसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। संसद में कौन कौन होते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ये राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा के सभा तीनों के संयुक्त नाम को संसद कहते हैं। क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। तीनों के संयुक्त नाम को क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। ठीक है, आगे हम चलेंगे, उससे पहले एक बार पुनः हम दोहरान कर लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से याद हो सके। तो सबसे पहले सरकार का अर्थ एवं परिभाषा। सरकार का अर्थ एवं परिभाषा में हमने देखा कि राज्य का मूर्त संस्था है, उसे मूर्त रूप देने का कार्य करती है सरकार। उसे मूर्त रूप कौन देती है? सरकार करती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि राज्य की इच्छाओं को वास्तविक कार्य में परिणित करने वाली जो एजेंसी होती है उसे सरकार कहते हैं। या राज्य के निश्चित भूभाग में निवास करने वाली जनता की सेवार्थ जो नियम और उपनियम बनाए जाते हैं, जिसके द्वारा बनाए जाते हैं, उसे हम सरकार कहते हैं। दूसरा, यहां आपके पाठ्य पुस्तक में गार्नर ने क्या कह दिया? गार्नर के अनुसार परिभाषा, तो देखिए गार्नर के अनुसार परिभाषा होगी सरकार वह अभिकरण या मशीनें, सरकार वह अभिकरण या मशीनें जिसके द्वारा राज्य की नीतियां निर्धारित की जाती हैं, सामान्य मामलों को नियमित किया जाता है तथा सामान्य हितों को उन्नत किया जाता है। ठीक है, आगे हमने पढ़े थे सरकार के अंग। सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। और वो 3 अंग कौन कौन से होते हैं? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब देखिए हमने इस पे भी थोड़ी सी चर्चा की थी कि व्यवस्थापिका किसे कहते हैं? कानूनों को निर्माण करने वाली एजेंसी या संस्था को व्यवस्थापिका कहते हैं। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों का संचालन करती है। न्यायपालिका इनके द्वारा बनाए गए नियम उनकी जांच करती है। अब देखिए संविधान के अनुच्छेद 79 में व्यवस्था की गई है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी। अब देखिए संसद किसे कहते हैं? संसद राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तीनों के संयुक्त नाम को क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। तीनों के संयुक्त नाम को क्या कहा जाता है भाई? संसद कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए हम
सबसे पहले लोकसभा, वैसे तो हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी। अब यदि आपने, मैं अब इनको मिटा देता हूं, छोटी स्क्रीन ले लीजिए आप। उसके बाद हम चर्चा करेंगे किसके बारे में? संसद के जो सदन होते हैं, संसद के 2 सदन होते हैं। संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। देखिए, संसद के सदन कितने होते हैं? संसद के सदन 2 होते हैं, 2 होते हैं। संसद के कितने सदन होते हैं? 2 होते हैं। नंबर 1 लोकसभा, और नंबर 2 राज्यसभा। ठीक है? संसद के कितने सदन होते हैं? संसद के 2 सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं? संसद के 2 होते हैं। संसद के सदन 2 होते हैं। पहला है लोकसभा, नंबर 2 है राज्यसभा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे किसके? लोकसभा के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? लोकसभा के बारे में बात करेंगे। लोकसभा, अब देखिए लोकसभा, तो देखिए आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। उसके बाद हम लोकसभा की संरचना के बारे में बात करेंगे। संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। तो अब देखेंगे लोकसभा, लोकसभा, और इसका गठन, इसका गठन 81 अनुच्छेद के तहत होता है। क्या व्यवस्था की गई है? संसद के 2 सदन होंगे, संसद के 2 सदन होंगे, और इसका गठन अनुच्छेद 81 के तहत होगा। क्या होगा? 81 के तहत होगा। अब देखो लोकसभा को, लोकसभा को निम्नलिखित नामों से भी जाना जाता है। किन किन नामों से जाना जाता है? देखिए, पहली है, इसे क्या कहते हैं? निम्न सदन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? निम्न सदन, निम्न सदन कहते हैं इसे। नंबर 2 लोकप्रिय सदन, लोकप्रिय सदन। अब देखो, कई प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है
निम्न सदन किसे कहते हैं, उसमें दे दिया जाता है लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानमंडल, इस तरीके से दे दिया जाता है। तो देखिए किसको कहते हैं, लोकसभा को कहते हैं, निम्न सदन भी कहते हैं तो लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। लोकप्रिय सदन इसलिए कहते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से इसके सदस्यों का इसके प्रत्यक्ष रूप से इसके सदस्यों को वयस्क मताधिकार के द्वारा चुना जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, लोकप्रिय सदन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, लोकप्रिय सदन कहते हैं। ठीक है भाई, अब आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा लोकसभा को किन किन नामों से जाना जाता है। लोकसभा को दो नामों से जाना जाता है, एक निम्न सदन कहते हैं इसे, एक लोकप्रिय सदन कहते हैं। एक निम्न सदन तो दूसरा लोकप्रिय सदन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए सदस्य संख्या, लोकसभा की सदस्य संख्या प्रारंभ में लोकसभा की सदस्य